हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम क्लास 12th का 3rd चैप्टर कर रहे हैं, जो कि आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो इसमें हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ कर चुके थे। तो आज हमें बेसिकली पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल से पढ़ना है, ठीक है। In the last century, on all-round development in various field significantly improved the quality of life of the people। इसके कहने का मतलब क्या है कि जो बीती हुई जो सेंचुरी है, जो 100 साल है बीते हुए, उसमें बेसिकली जो हर तरफ से हर फील्ड में जो डेवलपमेंट हुई है, उस डेवलपमेंट की वजह से जो लोगों की ज़िंदगी की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। हालांकि इसीलिए हाउएवर increased health facilities along with better living conditions had an explosive impact on the growth of the population। और इसी की वजह से जो ग्रोथ है उस पर बहुत ज़्यादा एकदम एक्सप्लोसिव, मतलब क्या होता है कि फट जाती है कोई चीज़, बिल्कुल ग्रोथ का एकदम, कि ग्रोथ पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है विच वॉज अराउंड 2 बिलियन जो थी 1900 में, वो 6 बिलियन हो गई है 2000 तक, और 7.2 बिलियन हो गई है 2011 तक। और ऐसा ही सिमिलर ट्रेंड इंडिया में भी ऑब्जर्व किया गया। हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 350 मिलियन थी एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, ठीक है, जब हम रीच क्लोज टू द बिलियन मार्क बाय 2000, और 1.2 बिलियन क्रॉस कर चुकी है ऑलरेडी मई 2011 में। और रैपिड डिक्लाइन, क्योंकि देखो हुआ क्या है, मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है। क्योंकि हॉस्पिटल्स जो फैसिलिटीज़ हैं, मौतें कम हो रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो जन्म है वो ज़्यादा होते जा रहे हैं, बर्थ हो रही है, लेकिन डेथ नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ आ गई हैं, क्वालिटी इंप्रूव हो गई है लोगों की ज़िंदगी की। तो जो बहुत तेज़ी से जो डेथ रेट में जो डिक्लाइन हुआ है, जो माँ की जो मृत्यु दर था, बच्चे का जो मृत्यु दर था, एज वेल एज बढ़ा क्या है, जो लोग थे वो रिप्रोड्यूसेबल एज में हैं, मतलब वो अभी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उस एज में लोग बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। थ्रू आवर रिप्रोडक्टिव, अब इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है, इसके थ्रू थॉ वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, लेकिन ये सिर्फ मार्जिनल है। अगर हम 2011 के सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 2% से कम है, दैट इज 20 per 1000 per year, a rate at which our population could increase rapidly। तो ये ना जो ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ये एक ग्रोथ जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ये हमारे लिए एक संकेत, एक अलार्मिंग ग्रोथ रेट है, जो कि बेसिकली क्या हो सकता है, कमी हो सकती है। जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी हमारी, देखो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, खाना, कपड़ा और मकान, जो रहने के लिए जगह हो, खाने के लिए हो हमारे पास, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट। और अगर पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती रही तो इनकी भी कमी होने लगेगी, लोगों के बीच बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने लगेगा उन बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए भी। इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड इन दूस एरियाज, इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा वॉज फोर्स कि वो कोई सीरियस मेजर या कोई एक्शन ले ताकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को चेक किया जा सके। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, अगर देखो ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इसे रोकना बहुत ज़रूरी है, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक कदम है वो क्या है इस प्रॉब्लम को पार करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, वो है कि हम मोटिवेट करें जो स्मॉलर फैमिलीज़ की, छोटी से छोटी फैमिली हो, अगर किस चीज़ का यूज़ करके, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ किया जाए, ठीक है। हम लोगों को अवेयर करें कि आप ज़्यादा बच्चे ना करें, आप कम से कम छोटा परिवार रखें, आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ करें, और उनको इसके इम्पैक्ट के बारे में बताएं कि क्या असर हो सकता है पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो। यू माइट हैव सीन, जैसे हमने एडवर्टाइजमेंट आपने देखे होंगे मीडिया में, या फिर आपने पोस्टर बिल्स में देखे होंगे, शोइंग, जिसमें कि ये शो किया जा रहा था कि हैप्पी कपल हैं, बहुत खुश हैं, उनके 2 बच्चे हैं, स्लोगन हम 2 हमारे 2, वी 2 आवर 2। तो बहुत से कपल जो हैं, जो अभी यंग हैं,
अर्बन है, वर्किंग एरियाज़ में हैं, उन्होंने तो 1 चाइल्ड नॉर्म अपना रखा है कि हम सिर्फ एक ही बच्चा करेंगे। और सरकार ने या फिर जो उनने भी क्या किया है कि जो मैरिजेबल एज है फीमेल की उसको 18 साल कर दिया गया है, मेल का 21 साल कर दिया गया है। कुछ इंसेंटिव दिए जाते हैं उन कपल्स को जिनकी छोटी फैमिली हो। ये भी एक तरीका है सरकार का इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, इस प्रॉब्लम से उलझने, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो लेट अस डिस्क्राइब कुछ कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो कि किस में मदद करेंगे, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को एक तरीके से रोकने में, प्रिवेंट करने में हमारी हेल्प करेंगे। अब देखो ये वाला यहाँ पे पॉइंट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। जो आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है ना, वो कैसा होना चाहिए? आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब जो भी उसको यूज़ करे ना कॉन्ट्रासेप्टिव को, वो खुद यूज़ कर पाए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो उसको यूज़ करने में, ईजिली अवेलेबल हो, इफ़ेक्टिव हो, मतलब असर करे, रिवर्सिबल हो कि अगर उसने जो असर हुआ है उसको जब रिमूव कर देंगे, नहीं उसका यूज़ करेंगे तो वो रिवर्स भी हो जाए, और बिल्कुल उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम या फिर ना के बराबर उसके साइड इफ़ेक्ट होने चाहिए। इट ऑल्सो यू शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्शुअल ड्राइव, वो एक बाधा के तौर पे नहीं होना चाहिए, जो सेक्शुअल ड्राइव है उसमें वो बाधा उत्पन्न ना करे, डिज़ायर और जो सेक्सुअल एक्ट है यूज़र का उसमें वो किसी भी तरीके से बाधा ना डाले, जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव वो यूज़ कर रहे हैं वो। अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो अवेलेबल है, जिसको हम कुछ कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जैसे कि नेचुरल, जो ऑलरेडी नेचुरल है, मतलब इसमें हम कुछ भी यूज़ नहीं करने वाले। बैरियर मतलब एक रुकावट, आईयूडीज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो हम ओरली लेंगे। ठीक है, इंजेक्टेबल्स हैं, इम्प्लांट्स हैं और सर्जिकल मेथड्स हैं। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम आज देखेंगे नेचुरल मेथड्स। अब नेचुरल मेथड्स में क्या चीज़ें हैं, देखो नेचुरल मेथड्स कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है कि हमें क्या करना है, अवॉइड करने हैं उन चांसेस को, मतलब वो चांस को हमें अवॉइड करना है जिसमें कि ओवम और स्पर्म आपस में मिल सके, हमें उन्हें मिलने ही नहीं देना है, हमें रुकावट पैदा करनी है। ठीक है, अब सबसे पहला आता है इसमें पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ठीक है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कि ना कपल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं या फिर जो कॉइटस है वो नहीं करते हैं। ठीक है, 10th से जो 17th डे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जब ओव्यूलेशन हो सकता है, वो उस दौरान करते ही नहीं है कॉइटस। ठीक है, अब अवॉइड करते हैं। जैसा कि अगर आपने मेरा वो वाला इससे पहले वाला चैप्टर देखा होगा तो उसमें हमने पढ़ा था कि तकरीबन 14th डे, ठीक है, मिड जो है तकरीबन मान लो कि 14th डे पे ओवम रिलीज होता है, और अगर ओवम रिलीज हुआ और उसी टाइम पे हमने स्पर्म भी उसे मिल गया और दोनों का फ्यूजन हो गया, तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि प्रेगनेंसी हो जाए। तो कपल्स को क्या करना चाहिए कि ये नेचुरल मेथड है कि उनको इस टाइम अवॉइड करना चाहिए 10 to 17 के बीच में, या ये पूरा 10 to 17 एक हफ्ते तक अवॉइड करना चाहिए कॉइटस। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड होती है इस टाइम पे। ठीक है, चांसेस जो होते हैं फर्टिलाइजेशन के वो इस पीरियड में बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, और जो लिटरली चाहते हैं कि प्रेग्नेंट हों, जो भी लेडीज़ हैं या वो इस टाइम पे अगर कोशिश करेंगे प्रेग्नेंट होने की तो वो हो सकते हैं। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। तो जो ये 10 to 17 का जो ये पीरियड है इसको हम क्या कहते हैं, फर्टाइल पीरियड। ठीक है, इस टाइम पे इजीली जो है वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, बट चांसेस हैं, तो वैसे ही चांसेस होने के भी हैं तो नहीं होने के भी हैं। ठीक है, इसीलिए बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम कॉइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड कंसेप्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है कि हम स्पर्म और ओवम को मिलने ही ना दें। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारे पास विड्रॉल या फिर कॉइटस इंटरप्टस। विड्रॉल क्या होता है, जैसे हम अपना पैसा अगर आपका बैंक में है तो आप विड्रॉ कर लेते हैं, आप किसी चीज़ को निकाल लेते हैं, है ना। और वैसे ही कॉइटस इंटरप्टस मतलब वो कॉइटस चल रहा है,
ठीक है, उसे बीच में इंटरप्ट किया गया, मतलब बाधा उत्पन्न की गई एक तरीके से। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली, जो मेल पार्टनर होता है वो अपनी जो पेनिस है उसको निकाल लेता है वेजाइना से जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, मतलब कुछ इजैकुलेट, कुछ निकलने वाला है, इजैकुलेशन होने वाले, उससे पहले ही वो क्या करता है मेल पार्टनर अपनी जो पेनिस है उसको वेजाइना से निकाल लेता है, ताकि इंसेमिनेशन जो है, इंसेमिनेशन क्या होता है जिसमें कि बेसिकली आपका ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म का। ठीक है, अब इसके बाद लैक्टेशनल एमनोरिया, ये क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है, इस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन नहीं होते हैं। ये बेसिकली इस फैक्ट पे बेस्ड है कि जो ओव्यूलेशन है ऑन दैट ओव्यूलेशन, एंड इसीलिए जो साइकिल है डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, जब मदर, जैसे कि अभी बच्चे की डिलीवरी हुई है और उस टाइम पे मदर बहुत ज़्यादा बच्चे को फीड करा रही है, ब्रेस्ट फीड करा रही है, तो उस टाइम पे 6 महीने तक मैक्सिमम पीरियड्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये वेरी कर सकता है, किसी को तुरंत ही हो जाते हैं, तो वो जो टाइम होता है वो सेफ़ होता है। ठीक है, उस टाइम पे अगर प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि देयरफॉर एज लॉन्ग एज मदर ब्रेस्ट फीड, पूरी तरीके से ब्रेस्ट फीड करा रही है, जो कंसेप्शन के चांसेस हैं वो बिल्कुल ज़ीरो होते हैं, निल होते हैं। कंसेप्शन मतलब क्या है, मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, तो इसीलिए ये जो मेथड है ये इफ़ेक्टिव रहता है सिर्फ 6 महीने तक। ठीक है, पार्चुरेशन के 6 महीने तक पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर कोइटस करें तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। एज ऑफ नो मेडिसिन और डिवाइसेस आर यूज, देखो इस मेथड में हमने कुछ भी यूज डिवाइस का, हमने थोड़े से लॉजिक का यूज़ किया है, अपनी नॉलेज का यूज़ किया है, कोई मेडिसिन कोई डिवाइसेस का यूज़ नहीं किया, इसलिए साइड इफ़ेक्ट तो है ही नहीं इन चीज़ों के। ठीक है, ऑलमोस्ट निल है, लेकिन हाँ फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप जो हैं वो एक सोच के खुद से चीज़ें करें, अब आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है वो आपको नहीं पता चल रहा है। तो आज के लिए हम ये नेचुरल मेथड तक ही छोड़ते हैं, बैरियर वाले मेथड से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो पसंद आ रही है और एक एक चीज़ समझ में आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।